हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान यानी जो हमारा जनरल साइंस है उसका हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कुछ जो प्रैक्टिस सेट्स देखे हैं, यदि आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के उन सारे प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस का प्रैक्टिस सेट है, ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। ठीक है, तो देखिए एक वस्तु में आकृति में परिवर्तन, आप अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसका संतुलित बल क्या होगा, उसका संतुलित बल क्या करेगा कि उस अगर दोनों साइड से किसी भी वस्तु में संतुलित बल का मतलब होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप बल लगा रहे हैं तो वो किसी भी तरह या किसी भी डायरेक्शन में वो विस्थापित ना हो, ठीक है, डिस्प्लेस ना हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका संतुलित बल कहलाता है। ठीक है, तो संतुलित बल अगर बराबर होगा, दोनों साइड से होगा, संतुलित बल होगा, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप किसी भी वस्तु को ले लें तो उसके आकार में परिवर्तन होगा। क्या होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसमें कोई भी मूवमेंट या फिर किसी भी प्रकार का डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। जो प्रतिबल होता है उसका आपका प्रभाव किस पर डिपेंड करता है, तो प्रतिबल देखिए आपके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। कैसे, तो प्रतिबल आपका होता क्या है, देखिए किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। अब प्रतिबल कैसे निर्भर करेगा, तो देखिए जो प्रतिबल का फॉर्मूला आपका होता है, प्रतिबल बराबर आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आपका प्रतिबल जो होता है किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। प्रतिबल का आपका एसआई यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसका मात्रक आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, निकाय 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करने लगता है। ठीक है, आपका जानते हैं कि आपका जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ दिया हुआ था, ठीक है, तो इसमें आपका द्रव्यमान 10 केजी दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आपका 10 आपका वस्तु का द्रव्यमान है, बल भी आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो F बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, m में पढ़ते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, देखिए बल आपका 10 दिया हुआ है, मास आपका 10 दिया हुआ है इंटू ए, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू जो बल होता है वह कौन सा बल कहलाता है। तो अगर किसी भी वस्तु को आप दोनों साइड से खींचेंगे तो उसमें क्या आएगा, खिंचाव आएगा। क्या होगा उसमें, किसी भी वस्तु में, चाहे वो रस्सी हो, कपड़ा हो, कोई भी किसी तरह का प्लास्टिक हो, कोई मैटर हो, अगर आप दोनों तरीके से, दोनों एंड से उसको पकड़कर खींचेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, यानी कि उस पर खिंचाव का बल लगेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसमें खिंचाव ही जाए आपको फिजिकली, लेकिन उस पर जो बल लग रहा होगा वो खिंचाव बल लग रहा होगा। अब लोहा को खींचने से वो तो आपका खींचेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, उसमें बल जो लग रहा होगा उस बल को हम लोग खिंचाव बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से और 7 मीटर प्रति सेकेंड से या 7 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की जो मात्रा होगी कितनी होगी। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल जब आपके सामने आए तो आप लिख लिया करिए आपके पास गिवन क्या क्या है। तो इसमें हमारे पास देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन आपको दे रखा है, मास दिया हुआ है, मास कितना है, मास आपका 5 केजी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, वस्तु का वेग दिया हुआ है, इनिशियल वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेग दिया हुआ है, उसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। इसके बाद टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम भी आपका 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो F बराबर क्या होगा, तो देखिए F बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, F बराबर m में पढ़े हुए हैं, F बराबर m में। तो जब F बराबर m में हम यहाँ देखेंगे तो मास तो आपका दिया है, लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली a तो दे नहीं रखा है, तो a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अगर एक्सेलरेशन बराबर आपको पता हो v माइनस यू बाई
टी। तो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं यहाँ पे आपको, तो एफ़ तो आपको दिया नहीं है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एम रख लीजिए। एम कितना दिया हुआ है, 5 kg दिया है, ठीक है, इंटू ए। तो ए आपका कैसे निकलेगा, भी माइनस यू, तो भी कितना है 7 माइनस आपका 2 अपॉन कितना टी हो जाएगा, टी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 5 बचे 25 बटा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ये 4 दिया हुआ है, यू आपका कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आपका बचेगा, ये आपका 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, तो ये 5 थे 15/2 यानी कि 7.5 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 7.5 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 के जो ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल कितना होगा, ठीक है। सेम चीज़ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से कोई भी जो क्रिकेट बॉल है वो आपका जा रहा है, मतलब वेग से गतिमान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रारंभिक वेग यानी u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर आपका 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, यानी कि अब हम बॉल को क्या कर रहे हैं, रोक ले रहे हैं, लेकिन आपका पहले द्रव्यमान लिख लीजिए। मास कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। 100 ग्राम बराबर कितना हो, 0.1 kg होता है, ठीक है। इसके बाद टाइम देख लीजिए, तो टाइम आपका सेकंड में ही दिया है, जो हमें सेकंड में चाहिए 0.05 दिया हुआ है। अब देख लीजिए संवेग में परिवर्तन कितना होता है, तो संवेग में परिवर्तन के लिए हम लोग फार्मूला आते हैं m मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू। तो यहाँ पे देख लीजिए m आपका कितना दिया हुआ है 0.01, यहाँ पे v आपका 0, क्योंकि बॉल आपके हाथ में जाके रुक जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, माइनस u कितना दिया हुआ है, u आपका दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। तो ये मास आपका कितना दिया हुआ है, मास आपका 0.01 दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ, तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -3.0, ठीक है। -3.0 ये क्या आ गया आपका संवेग में परिवर्तन। तो देखिए आवेग बराबर क्या होता है, औसत बल गुणे समय होता है, ठीक है। तो औसत बल बराबर क्या होगा, आवेग बटे समय। तो औसत बल बराबर कितना होगा, औसत बल बराबर होता है आवेग बटे समय, ठीक है। तो आवेग हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है -3 है, और आपका टाइम कितना दिया है 0.05, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा -60 न्यूटन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद दिया हुआ है एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, ठीक है। तो बल बराबर हम लोग कितना जानते हैं, बल बराबर आपका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स जो होता है, फोर्स बराबर m में होता है, ठीक है। m आपका द्रव्यमान है, a आपका त्वरण है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 kg की वस्तु है, 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण आपका दिया हुआ है, आपका मास दिया हुआ है, तो f बराबर निकाल लीजिए। मास आपका 2 दिया है, त्वरण कितना दिया है 4, तो आपका f कितना आ जाएगा, f बराबर 8 न्यूटन, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है। पिंड पर आरोपित बल की क्या करना है, आपको गणना करना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया है, मास दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है आपको, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 5, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो भी आपका दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो अब इस पे आपको क्या निकालना है, इस पे निकालना है पिंड पर आरोपित जो बल है वो निकालना है। टी भी आपको दे रखा है 5 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आप सब कुछ दिया हुआ, f बराबर क्या होता है, f बराबर m में होता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, f बराबर क्या होता है, f बराबर m में होता है, लेकिन जो a बराबर होता है, a बराबर होता है v माइनस यू बाई ए, तो इसके हिसाब से m v माइनस यू बाई टी हो जाएगा,
ठीक है, F बराबर, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रख लीजिए। F बराबर M कितना दिया हुआ है, M आपका दिया हुआ है 100 ग्राम, लेकिन 100 ग्राम को चलिए हम लोग 100 ग्राम में ही रख लेते हैं। ठीक है, सॉरी 100 kg दिया हुआ है, चलिए 100, V कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, U कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, T कितना दिया हुआ है, T भी आपका 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 100 इंटू 10/5 आएगा, 5 2 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा D 200 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा देखिए, एक और चीज़ हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कैसे नहीं थी, देखिए यहाँ पे आपको चारों जो ऑप्शन दिए हैं, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो बल होता है आपका हमेशा और हमेशा किस में नापा जाता है, न्यूटन में। अगर चारों ऑप्शन में 200 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपका बल किस में होगा, न्यूटन में होगा। तो जो आपका न्यूटन वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए पास्कल में दिया है, जूल में दिया है, ये केजी में दिया है, जो कि कोई भी आपके बल का मात्रक नहीं है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आंसर आपका हमेशा न्यूटन में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन बिना पेन उठाए। ठीक है, तो बिना आपका पेन उठाए यानी बिना सॉल्व किए आपका आंसर आ सकता है। चलिए, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करिए, लेकिन हालांकि आपको सॉल्व भी करना आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 20 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपकी जाहिर सी बात है, F बराबर M में होता है, मास आपका दिया हुआ है 20 kg, A आपको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, F बराबर M में रख दीजिए, M आपका 20 दिया हुआ है, इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, आपका बल कितना हो जाएगा 80 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको F बराबर M में तो पता ही है, F बराबर क्या होता है M में पता है। F आपको इस बार दे रखा है 100, मास भी दे रखा है 50, लेकिन A नहीं दिया है। देखिए 0 0 कैंसिल, 5 2 10, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए बी भी सेम दिया है। ठीक है, तो ये आपके दोनों आंसर सही होंगे। हालांकि एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो कितने अणु के, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है इसमें 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 आपके अणु में परमाणु होते हैं। कैसे, देखिए तो जो आपका NH4 होता है, ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी आप जानते रहिए। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे H के आपके 4 परमाणु हैं, N के 1 है और Cl का 1 है, तो 4 1 5 1 6 कितने हो गए, 4 ये हो गया प्लस 1 ये हो गया प्लस 1 ये हो गया, तो कितने परमाणु हो गए आपके 6 हो गए। ठीक है, जो आपका अमोनियम क्लोराइड है अगर उसको आप तोड़ के देखेंगे तो देखिए NH4Cl ये आपका क्या होता है, अमोनिया से बनता है NH3 प्लस आपका HCl, इनका रिएक्ट करा के आप क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिसमें आपके टोटल परमाणु की संख्या होती है 6। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, मापक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, तो यह कौन सी गैस कार्बन, नाइट्रोजन और जो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, परमाणु भार क्रमशः 12 14 और 16 है, यानी जो कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु भार दिया है 12 14 और 16 दे रखा है। ठीक है, तो 1 लीटर गैस का भार कितना होता है, उस पर होता है आपका कुल जो आपका 7.5 अपॉन 5.6 कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, अब 22 लीटर गैस में कितना होगा, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.5 अपॉन 5.6 इंटू 22.4, तो ये इसको टोटल आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा आपका 30 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब 30 ग्राम आ गया, तो दी गई गैस NO का अणु भार कितना हो जाएगा, आपका इसमें दिया हुआ है 14 और 16। ठीक है, N का आपका 14 दिया है, O का कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, तो आपका ये दी गई गैस कौन सी हो जाएगी, NO हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस यौगिक के सबसे अधिक परमाणु होते हैं। आप गिन के देख लीजिए,
आप गिन भी सकते हैं इस तरीके से। देखिए H2SO4 यहाँ पे 4 ये हो गया, 4 1 5 5 2 7 हो गया। इसको गिनिए 2 2 4 1 5 यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? H2SO4 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? H2SO4 में आपके सबसे अधिक परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 होता है। ठीक है, कितना होता है? 40 होता है। और वहीं आप कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक देखेंगे तो क्रमांक जो होता है 20 होता है। ये आपका क्रमांक होता है और ये क्या होता है? ये इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो आप इन्हें, और जो आपका कैल्शियम होता है इसको किससे दर्शाया जाता है? आपका Ca का चिन्ह आपका प्रयोग किया जाता है। इसका द्रव्यमान अगर एग्जैक्टली जानना चाहें तो ये 40.08 होता है। कितना होता है? 40.08 होता है। इस रसायन की, यानी जो कैल्शियम है, कैल्शियम की खोज आपकी 1808 में हुई थी। कब हुई थी? कैल्शियम की खोज 1808 में हुई थी। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग में होता है। जो आपका कैल्शियम होता है शुद्ध रूप में क्या होता है? चमकीले रंग में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो NH4 और NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पे आप तो एक तरीके से निकाल सकते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है, उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल के देखते हैं। ठीक है, NH4 NO3 में N का परमाणु द्रव्यमान बटे क्या करेंगे? NH4 NO3 में कुल अणु का द्रव्यमान कितना होगा, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग किसका निकाल? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपका NH4 NO3 ऊपर कितना है? केवल 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। और टोटल पूरे अणु कितने हैं? तो ये आपका हो जाएगा NH4 NO3। ठीक है, तो ये आपका N कितना होता है? N आपका 14 हो जाएगा, 14 + 14 बटे N का आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, प्लस 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, प्लस फिर से नाइट्रोजन का आपका 14 हो जाएगा। आपका O का कितना होता है? 16, तो 16 या 48, क्योंकि इसके 3 परमाणु हैं, तो ये 48 हो जाएगा। तो आपका टोटल कितना आएगा? इसको इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, आपका टोटल 14 14 28 आ जाएगा। 14 दूना 28, 28 4 32, 32 और 48 को आप ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 80 × 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 7 28, 4 दूना 8, 2 पंजे 10, 7 बचे 35%। ठीक है, तो इसमें आपका कितना आ जाएगा? 35% आ जाएगा। आपका किसी भी आपका अणु या परमाणु का आपका प्रतिशत पूछता है तो उस पूरे अणु में आप क्या करेंगे? उस अणु का या उस जो भी आपका परमाणु का ऊपर द्रव्यमान लिख लेंगे, नीचे टोटल का द्रव्यमान इंटू 100 कर देंगे, आप प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसमें आपकी कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो CO2 पहले तो लिख लेते हैं। CO2 का परमाणु भार देख लेते हैं कितना होता है। इसमें होता है C + O2। C का कितना होता है आपका? C का 12 होता है, प्लस O का कितना होता है? 16, तो 2 है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ये टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 44 हैं, लेकिन आपका कार्बन का कितना होता है? तो 12। तो हम आपसे पहले ही बताएं, किसी भी परमाणु का पूछे तो ऊपर परमाणु का रखिएगा, नीचे पूरे अणु का रख करके 100 से गुणा कर दीजिएगा। तो ऊपर आप कार्बन का रख लीजिए 12 बटे टोटल आपका है 44 × 100। ठीक है, 4 से काटिए, 4 × 12, 4 से 11 बार में कट जाएगा। ये आपका 300/11 आ जाएगा। कितना? 300/11 यानी 300/11। ये आपका लगभग आएगा 27.3%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये H2 और O से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन का आपका कितना होता है परमाणु भार? आपका ये होता है 1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि 2 है, प्लस आपका ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। जिसमें से आपका हाइड्रोजन का कितना है? तो 2 है, तो 2/18 × 100। ठीक है, 2/18 × 100 लगभग ये आपका कितना जाएगा? ये 9, 100/9 कितना जाएगा? 100/9, ये लगभग आपका 11.11 आएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है, कौन से पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? क्या है? जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो वो होता है अणु।
ठीक है। अणु वह पदार्थ है जो सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्या होता है? जिसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। देखिए परमाणु आपके स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है, लेकिन जो अणु होता है अणु आपका स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना यूनिट होगा। जो पानी है, पानी का आपका होता कितना है? पानी को फार्मूला जो होता है H2O होता है। H2O में आपके 2 हाइड्रोजन होते हैं प्लस ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। H2 प्लस O यानी कि 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ये टोटल कितने होते हैं? ये हमेशा इसी में रहेंगे 2 × 1 + 16 के फॉर्म में। ये हमेशा और हमेशा एक पानी के अणु में 18 यूनिट होंगे। कितने होंगे? एक पानी के अणु में। ठीक है, एक पानी के अणु में 18 यूनिट होंगे, तो टोटल 5 में कितने होंगे? 5 पानी के अणु में आप 18 पचे कितना होता है? जल्दी बताइए। 18 पचे 90। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे? 90 यूनिट होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अणु शब्द से परिचय किसके द्वारा आपका 1896 के आसपास कराया गया था? ठीक है, तो इसका आपका एक विल्हेम ओस्टवाल्ड थे। कौन थे? विल्हेम ओस्टवाल्ड थे, जिन्होंने वर्ष 1996 के आसपास में इन्होंने आपका अणु शब्द का परिचय दिया था। अणु किस तत्व या किस यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, इन सभी के जो गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अणु को कहते क्या है? तो अणु को मॉलिक्यूल के नाम से आप इंग्लिश में जानते हैं। किस नाम से? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो ये मॉलिक्यूल होता है, इसका आप इस शब्द का परिचय, इसका जो गुण तत्व है, ये सभी चीज़ आपका किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था सन 1896 के आसपास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक संयोजी ऊतक है, कौन सा है? एक जो ये कि आपका क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो ये आपका जो रक्त होता है, रक्त क्या होता है? रक्त एक प्रकार का आपका संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक मानव में वह शरीर या एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये हर अंग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शरीर के हर अंग में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके शरीर के हर अंग में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? संयोजी ऊतक का विशिष्ट कार्य होता है कि अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए जो पेशी ऊतक होता है, पेशी ऊतक आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका बेलनाकार होता है, रेशों से बना हुआ होता है, जो समांतर पंक्ति में आपका व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी जो परत होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो मानव हिस्सा का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? एपिडर्मिस होता है। अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है, निम्नलिखित में संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो देखिए जो तंत्रिका कोशिका होती है, यह आपकी संयोजी ऊतक के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, जो आपके 4 भाग में विभाजित किए गए, जैसे आपका एक उपकला ऊतक है, दूसरा संयोजी ऊतक है, तीसरा आपका पेशी ऊतक है और चौथा आपका कौन सा है? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ पे आपका क्या होता है? अस्थायी संकुचन होता है, नहीं होता है, या एक होता है, या फिर नियमित रूप से संकुचन होता है, या फिर विश्राम होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। क्या होता है? अस्थायी ऊतक और विश्राम होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो कौन सी प्रकार की आपकी त्वचा से आपकी कोशिका, किस कोशिका से त्वचा बनी हुई है? किस कोशिका से आपकी त्वचा बनी हुई है? तो आपका जो अधिचर्म होता है, अधिचर्म कोशिका से आपकी क्या बनी हुई है? त्वचा बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है आपका जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जो एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है वह क्या होता है? तो ये होता है आपका आयत फफली, यानी जो आपका क्यूबाइडल जाना जाता है, इसी नाम को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है ऊतक, कौन सा ऊतक जो है ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? ठीक है, कौन से ऊतक के प्रकार आपके ग्रंथियां बनाते हैं? तो ये आपके कौन बनाते हैं? ये आपके बनाते हैं वाहिका।
ठीक है, कौन बनाते हैं? वाहिका बनाते हैं। ठीक है, कौन से जो ऊतक ग्रंथियां हैं वह आपका ऊतक होते हैं जो ग्रंथियां बनाते हैं, तो ग्रंथियों का निर्माण आपका वाहिका करते हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में वाहिका नहीं दिया है, तो आप इससे एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए, वाहिका। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वाहिका। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।